मेरा अपर्णा अमन है और आज से जो है मैं यूपीएससी मैप कोर्स या यूपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपका जो मैप है या मानचित्र है उससे संबंधित जो है एक मैं पूरा कोर्स शुरू करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी अपनी सिविल सेवा के परीक्षा के लिए। तो नीतू, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, सो आप कब से प्रिपरेशन में है नीतू? अभी शुरू किया है आपने या पहले से आप इस ओके, 2 से 3 मंथ ही हुए, मतलब आप एक न्यू कमर है इस प्रिपरेशन में। कोई बात नहीं। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में जो आपका मैप है या मानचित्र है उसका बहुत ज्यादा महत्ता है उसके प्रिपरेशन में, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपका, अगर आप मैप के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप मैप या मानचित्र को लेके आते हैं तो बहुत आसान होगा आपको प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऐसे तो आप मेमोराइज करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। तो मैं आज उसी का डिस्कशन करूंगी कि किस तरह से जो है आपको मैप जो है आपका उसको मैं पूरा कवर करवाऊंगी, इंडिया और वर्ल्ड को। और साथ में आप आज जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, मैं आप में इस क्लास में आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से जो है आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में जो है मैप को शामिल करना है और ये किस किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इस लेक्चर में जो है हमारी कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जिनके थ्रू हम एक एक करके जानेंगे कि किस तरह से जो है हमें मानचित्र जो है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में उसको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे इसमें, आज की जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मानचित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मानचित्र कहते किसको है। उसके बाद मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। फिर है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपका मानचित्र का क्या महत्व है। विगत वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा में मानचित्र आधारित प्रश्नों का क्या महत्व रहा। हाँ नीतू, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज करूंगी, लेकिन ज्यादातर जो है मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगी। मैं इसको बाइलिंगुअल रखूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। उसके बाद जो है हम जानेंगे कि सिविल सेवा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या प्रीवियस ईयर जो है एग्जामिनेशन था उसमें जो है किस किस तरह के जो है या कितने कितने जो है प्रश्न जो है आपको मैप से, कितने तरह के क्वेश्चंस, कितने कितने क्वेश्चन मैप से आए हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि फिर हम देखेंगे कि मैप का क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्या क्या उसके प्रमुख स्रोत है और महत्वपूर्ण पुस्तकें या इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप अपने मैप प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं या अपना मैप वर्क जो है अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है हम मानचित्र को सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के साथ जोड़ेंगे। मीन्स कि हम हाउ वी कैन अटैच आवर मैप विथ द जीएस पेपर्स। फिर है कि अंत में हम देखेंगे कि किस तरह का जो है प्रश्न जो है मानचित्र आधारित या मैप बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खासकर पूछती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानचित्र की परिभाषा क्या है। जो हमारा पहला टॉपिक है आज कि हम जानेंगे कि आखिर मैप क्या है। व्हाट इज मैप, व्हाट डू यू मीन बाय मैप। सो
मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। मीन्स जो आपका मैप है वो एक्चुअली जो है एक प्लेन सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ ए रूलर और ए स्केल आप किसी पृथ्वी के किसी एक भाग का या किसी एक पोर्शन का जो है खींचते हैं। उसको जो है एक, आपको पता है कि अर्थ जो है वो क्या है, एक यूनिक शेप का है, और उसको लर्न करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसका एक सरफेस का जो है उसका एक प्लेन सरफेस पे जो है उसको स्केल की मदद से जो खींच के डायग्राम बनाते हैं उसको जो है हम लोग मानचित्र या मैप बोलते हैं। मीन्स मैप is are those kind of pictures which help in knowing or which help us in uh, know about a particular part of the earth surface, and it is made with the help of a scale. फिर है कि किसी भी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति तथा सीमाओं को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाना उस स्थान विशेष का मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट जो है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्पेशल, इंडिया में है, आपको अपना स्टेट दिखाना है, जैसे मैं बिहार से हूं तो मुझे अपना बिहार दिखाना है, तो किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और उसके बाउंड्री को जो है फिर हम स्केल की मदद से शो करेंगे। उस तरह के मैप्स को, उस तरह के भी डायग्राम्स को जो है, उस तरह के भी जो चित्र है उसको हम लोग मानचित्र बोलते हैं, जिसमें हम किसी विशेष भौगोलिक स्थिति तथा उसकी सीमाओं को दर्शाते हैं। तो मानचित्र या मैप कोई भी ऐसा पिक्चर या डायग्राम हो सकता है जिसमें विद द हेल्प ऑफ ए स्केल वी ट्राई टू शो अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस और होल ऑफ इट। मतलब मानचित्र कोई भी एक ऐसा चित्र है जिसमें हम पैमाने के माध्यम से अर्थ के किसी एक भाग को या पूरे के पूरे अर्थ को जो है हम चपटी सतह पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब है कि आखिर मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मानचित्र जो है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो जो मानचित्र है, जो मैप है, वो बेसिक टाइप का होता है। मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र जिसको हम फिजिकल मैप बोलते हैं, फिर हमारा आता है राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप, और लास्ट में जो है थर्ड टाइप वो है थीमेटिक मैप या थीमेटिक मानचित्र। तो जो हमारे मैप्स हैं उसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। मींस भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। एक एक करके आप देखते हैं कि एक एक टाइप का मैप आखिर होता कैसा है। तो जो पहला है हमारा भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप, उसमें मेनली जो है हम फिजिकल फीचर्स या फिर आपका जो प्राकृतिक आकृतियां हैं या नेचुरल जो है आपका रिलीफ फीचर किस तरह का है वैसे चीजों को दिखाते हैं। जैसे पर्वत हो गया, आपका माउंटेन्स हो गया, पठार है, प्लेट्यूज है, मैदान है, आपका प्लेन्स है, नदियां हैं, रिवर्स, महासागर, ओशंस, इन सब को दर्शाते हैं। तो those maps which are used to indicate or show the natural or relief features like mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. Those type of maps are known as physical map. Like if you see any kind of a book or any kind of atlas, you may find different kinds of map, like physical map of India, physical map of Asia, physical map of Europe. So भौतिक मानचित्र वैसे मानचित्र है जिसमें प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी इत्यादि दर्शाए जाते हैं, और इन्हें जो है भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र यानी कि रिलीफ मैप और फिजिकल मैप दोनों के नाम से जाना जाता है। अब जो सेकेंड टाइप का मैप है हमारा, वो है आपका राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मीन्स पॉलिटिकल मैप्स आर दोज मैप्स are made to indicate the
places like states, towns, cities, villages. Matlab means you are showing the physical boundary or the political boundary of any area with the help of the map or the diagram. Those kind of maps are known as the physical map of India. Sorry, political map of India means you are showing the boundary. Like you are showing the, I will show you a map like the physical map of India. So this is the physical map of India. Sorry, political map of India, because it is showing the boundary of the different state. ये आपका जो है, जो चित्र अभी आपके सामने है, जो मानचित्र आपके सामने है, ये आपका जो है फिजिकल पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें सीमाएं दिखाई गई हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट किस तरह से अलग है, किस तरह का स्टेट बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, आपका एक राज्य दूसरे राज्य से अलग कैसे है, इन चीजों को दर्शाया गया है। तो पॉलिटिकल मैप इसी तरह का होता है जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स शो होते हैं, सिटीज शो होती हैं, आपको डिफरेंट विलेजेस, रूरल, इन तरह की चीजों को डिफरेंटली शो किया जाता है। अब जो है आपका एक थर्ड टाइप का मैप होता है जिसको थीमेटिक मैप या थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इसमें क्या है कि किसी विशेष चीज के लिए जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि आपने किसी एरिया का जो है सड़क मानचित्र बनाया कि इस एरिया में सड़कें कैसे हैं, इस एरिया में वर्षा का मानचित्र कैसा है, वन किस तरह के हैं, उद्योग कौन कौन से हैं। जैसे जो थीमेटिक मैप्स होती हैं एक्चुअली नीतू, वो जो है आपको थीम बेस्ड मैप होती है। मींस द मैप आर शोइंग अ स्पेसिफिक काइंड और गिविंग यू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट दैट एरिया। मींस either it is of roads, the way the roads are emerging and circulating throughout the city, like the way the rainfall occurred this year or the previous year in that area, or the types of industry, either it is a cotton textile industry or it is like the jute industry, matlab means the kind of industry that are established in that particular area. So thematic map jo hai basically showing a particular kind of thing which are there present there in that particular kind of area. Means thematic map किसी विशेष जानकारी देते हैं। हाँ, like roadways नीतू, you are right, like roadways, waterways, vegetation, rainfall, precipitation, like industries, like you can say that कि types of solar power plants or types of uranium reactors, or the kinds of the coal mine fields or the petroleum belts. Means the theme based map, it is showing the or the peculiarity of that region of which the map is shown. Okay, so जो आपके मैप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। मतलब भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र आपके होते हैं। भौतिक में आपका भौतिक पर्यावरण दिखाएगा जिसमें प्राकृतिक आकृतियां हैं। राजनीतिक में आपका राज्य, नगर और शहर दर्शाए जाएंगे, और जो थीमेटिक मैप होगा आपका उसमें किसी एक विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। वो सड़क से जुड़ी हो सकती है, वर्षा से जुड़ी हो सकती है, वन या उद्योग से जुड़ी हो सकती है, या किसी भी तरह के वितरण को दिखा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है नीतू? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकती हैं आप मुझसे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मानचित्र का महत्व क्या है। एक्चुअली अब जो है हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। मतलब किस तरह से यू कैन यूज योर मैप और आप अपने मानचित्र का यूज कर सकते हैं सिविल सेवा एग्जाम में। तो जो आपका मैप है, आपका सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का अभिन्न अंग है मानचित्र। खासकर अगर आप प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की बात करें और पेपर 1 जो जिसमें आपका ज्योग्राफी या भूगोल जो आपका पार्ट है, भूगोल इतिहास का, ये सब चीजों के प्रिपरेशन के लिए आपको मैप का बहुत ज्यादा महत्व है। मीन्स आप अगर मान लीजिए
अगर हम इतिहास की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, if you are going through a particular sultanate period, like you are going through the reign of the Akbar, or you are going with the sultanate period, or with the Khilji dynasty, or with the Gupta dynasty, then with the help of the map, you can easily memorize about who, by which extent that the Gupta, in the period of Guptas, had supremacy in which particular areas in the country, or which king is ruling टिल विच एक्सटेंड। मतलब आप जो है अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो अकबर के बारे में आप बात करेंगे, तो आप मानचित्र के आधार पे जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अकबर के समय भारत का कितना हिस्सा उसके राज्य के तहत था, या जो है उस समय कौन कौन से राज्य में कौन कौन से विशेष शासक थे। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, जब ब्रिटिश आए हमारे ऊपर राज करने, तो उन्होंने पार्टिकुलर कुछ कुछ चीज किए, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने लगाई कहीं कहीं, या कॉटन मिल्स लगाए, जैसे सूरत में लगाए, कोलकाता में लगाए। उसी तरह जो है बहुत सारी ऐसी डायनेस्टी है जो हमारे यहाँ है, चाहे वो डच हो, पोर्तुगीज हो, उसके बाद आपका फ्रेंच है, फिर आपका इंग्लिश है। तो अगर आप मैप के थ्रू अगर इसको याद करोगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि फ्रेंच ने कहाँ कहाँ इंडिया में आके राज किया, डच कहाँ कहाँ रहे, आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका कहाँ कहाँ जो मेजर टाउन एरियाज क्या थे, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई वो किन जगहों पे, उन्होंने मिल्स एस्टैब्लिश किए वो किन जगहों पे। तो इतिहास में अगर आप मानचित्र को ऐड कर लेते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में अगर आप कांग्रेस सेशंस देखो, तो अगर आप इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस को मैप पे इंडिकेट करके पढ़ोगे तो आपको क्लियरली याद रहेगा कि किस एरिया में कौन से सेशन में, कौन से वर्ष में कौन सा सेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की। उसी तरह दांडी मार्च का पाथ देख लो कि किस पाथ से होके दांडी मार्च हुआ। फिर आप इसमें इजिली देख सकते हो कि जो आपका कोई रिवोल्ट है, पर्टिकुलर रिवोल्ट, वो किस एरिया में चल रहा था। जैसे अगर मान लीजिए आपको एग्रीकल्चरल रिवोल्ट या फिर जो है या पर्टिकुलरली आप इंडिगो रिवोल्ट की बात कर लो। वॉइस मेरे क्लियर नहीं है? एम आई ऑडिबल? कैरियर लॉन्चर, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है मेरी? नीतू? ओके, सो नीतू आप अपने इंटर चेक करें, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो। सो हम बात कर रहे थे कि अगर आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आप जो है मानचित्र का उपयोग करके आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए कि आपको नील की क्रांति हुई, तो नील क्रांति बहुत सारे जो है एरा में हुई है, जैसे आपको 1800 में भी हुई है, 1900वीं शताब्दी में भी हुई है। तो अगर आप उसको मैप पे दर्शा के पढ़ेंगे तो आपको नील क्रांति के बारे में पता चल जाएगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन राज्यों में नील क्रांति विद्रोह हुआ। उसी तरह आप किसान विद्रोह की बात करें तो अगर आप उसको मैप से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य थे या कौन कौन सी जगहें थी भारत में ऐसी जहां नील विद्रोह, जहां किसान विद्रोह हुए। फिर आपको उसी तरह जो है अगर आप बात करें तो वायसराय की बात करें, किस समय कौन वायसराय रहे, उसको भी आप जो है आराम से याद कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हैं जो सिर्फ बंगाल में हुई, या बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हैं जो सिर्फ उड़ीसा में हुई। अगर आप उसको मैप के आधार पे याद करेंगे तो आपको क्लियरली याद रहेगा कि हाँ ये उड़ीसा का एरिया है, इसमें इन तरह की क्रांति हुई थी। या फिर अगर जो है ये आधुनिक भारत की बात करें हम, तो यहाँ जो है बंगाल में ये क्रांतियां जो है ये बंगाल में, चाहे ये पंजाब में, चाहे ये मद्रास में, चाहे ये मुंबई में, इस तरह की क्रांतियां हुई थी।
जैसे मिल स्ट्राइक है, तो मिल स्ट्राइक बहुत जगह हुए हैं। अगर आप उसको मैप के याद रहेगा कि कौन से एरिया में कौन सा मिल स्ट्राइक हुआ और उसका उनका लीडर कौन था, उसमें क्या क्या विशेष चीजें हुई। तो कोशिश करें कि जैसे जैसे आप जो है वैसी सारी चीजों में मैप को इंक्लूड करें जहां आसानी से आप मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है नीतू, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम भूगोल की। तो जब आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी तो पूरा का पूरा आपका एक पूरा बड़ा सेक्शन जो है वो मैप बेस्ड ही है। इसमें जो है ज्योग्राफी में मैप, जब हम लोग मैप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफी में हम कंप्लीट मैप पढ़ेंगे, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। मीन्स मैं दोनों भारत और विश्व दोनों के ही मानचित्रों को जो है आपको पढ़ाऊंगी। तो भूगोल में चाहे हम बात करें भारत की या विश्व की, जो मैप है आपका उसका बहुत ज्यादा महत्व है। मीन्स अगर भारत की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ कोल माइंस है, कहाँ कहाँ कोयले की खदान है, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कोई पार्टिकुलर रिएक्टर्स लगे हैं, कौन कौन सा एरिया आपका विंड एनर्जी का है, कौन कौन सा एरिया आपका सोलर एनर्जी का है, किन किन इंपॉर्टेंट कौन कौन से पासेज हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है आपके माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, रिवर्स हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर हम भूगोल की बात करें तो अधिकतर चीजों पे आप जो है मानचित्र या मैप का यूज करके भूगोल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो भूगोल में खासकर जो है भारत और विश्व दोनों के लिए ही जो है आपका मानचित्र महत्व है। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी देख रहे हैं न्यूज रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि चाइना ने जो है, चीन ने हमें पूरा अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री से घेर लिया। और उन एरिया में अभी क्या हो रहा है कि इंडिया की तरफ से जो है इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोड बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टनल बनाए जा रहे हैं, जैसे अटल टनल का अभी शुरुआत हुआ है। उसी तरह अभी जो है आपको नए एक टनल का जो है उसका पदार्पण हुआ है, और अगले जो है 3-4 सालों में वहां कोशिश है कि महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं जिसकी वजह से कनेक्टिविटी छूट जाती है, उन नई सड़कें नहीं होने की वजह से उस कनेक्टिविटी को ठीक करके जो है नई नई सड़कें बनाए जाए। उसी तरह बात करें हम, अगर विश्व की बात करें तो अभी जो है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान और चाइना के बीच में जो है, या ताइवान और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है। तो जो सिविल सेवा परीक्षा है या यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि कोई न्यूज में जो चीजें जैसे कि चल रही है चाइना और ताइवान, उनमें तनाव चल रहा है, तो उस चाइना और ताइवान का जो मानचित्र है उस मानचित्र में जो भी महत्वपूर्ण, चाहे नदियां हो या आपके पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, कोई आपका स्पेशल लेक है, ग्लेशियर है, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप उसको अगर मानचित्र से पढ़ेंगे तो आपको आसान रहेगा याद करने में। जैसे मान लीजिए अभी जो है, फिर हम बात करें अभी अमेरिका, जो आपका गल्फ रीजन है जिसमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात कर रहा है चाइना, जो आपका या गल्फ रीजन है, या फिर आपका जो रशिया का जो डिवाइडेड एरिया वाला पार्ट है वो, तो ये सब जो है रशिया का डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज बनी वो, या फिर आपका गल्फ रीजन के चारों तरफ जो है, फारस की खाड़ी के चारों तरफ की जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र, ये क्षेत्र हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब प्रत्येक है जो क्षेत्र काफी न्यूज में रहे, उन क्षेत्रों से जो है आपको मानचित्र आधारित प्रश्न जो है खासकर प्रारंभिक परीक्षा में वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो भूगोल का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप मानचित्र से उसको जीएस पेपर 1 का जो हिस्सा है वो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम में जो है आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन उस एरिया से टकराएगा, अगर आपने उसमें मानचित्र पे काम कर रखा है या मैप के आधारित तैयारी की है उसकी, तो आपको तुरंत जो है वो स्ट्राइक होगा कि हाँ ये जो एरिया है वो इस तरह का है। और अगर जो है मैप की नीड है और आपने अपने मेंस या मुख्य परीक्षा में
आपने आंसर के साथ अगर वो एरिया का डायग्राम बना दिया तो फिर आपका मार्क्स जो है और लोगों के नंबर से 1 या 2 नंबर या 10 नंबर ज्यादा तक ऊपर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें अगर हम पर्यावरण की, तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में भी जैसे मान लीजिए इस साल ही अगर आपने यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन का एग्जाम पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैप बेस्ड है। जैसे एक पार्टिकुलर एनिमल स्पीसीज पूछा गया है, वो किस किस जो है आप प्रोटेक्टेड एरिया है, या फिर कावेरी रिवर बेसिन में जो है आपके कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो अगर आपने मैप वर्क किया है कावेरी बेसिन का, अगर आपने मैप वर्क किया है और कावेरी बेसिन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आपको प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को सीधे सीधे आपको प्रारंभिक परीक्षा में करने की। जैसे अभी फिर पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर का अगर आपने मैप पे पढ़ा है उसको, तो आपको क्लियरली पता होगा कि लोकेशन क्या है सियाचिन ग्लेशियर। तो पर्यावरण में भी अगर आप जो कोई राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करनी है, कोई आपको बर्ड सेंचुरी याद करनी है, कोई आपको जो है आरक्षित वन क्षेत्र याद करना है, फिर उसके अलावा कोई एक प्रजाति है जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है भारत के, तो आपको अगर वो चीजें याद करनी है तो मानचित्र का अगर आप उन्हें उसमें यूज कर लिया तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय संबंध जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है जीएस पेपर 2, उस इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो है मैप का आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनली कोई भी डिस्प्यूट अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको मैप इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उस डिस्प्यूटेड एरिया का कुछ सेक्शन पूछ लिया जाए आपसे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मेंस में उस डिस्प्यूटेड एरिया का कुछ इंपॉर्टेंट जो है, चाहे वो पाइपलाइन हो, इंपॉर्टेंट कोई माइंस हो, इंपॉर्टेंट वो एरिया ऑयल के लिए है शायद, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने उसको मैप बेस्ड पे किया है तो आप इजिली जो है अपना आंसर वहां भी लिख सकते हैं। उसके बाद करें हम वर्ल्ड हिस्ट्री की। अगर विश्व इतिहास की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में किसने कब जो है भारत पे आक्रमण किया, वो किस तरफ से आए, ये पाथ जो है, चाहे वो हम बात करें जितने भी अपने फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जिन्होंने वैसे शासक हैं या जितने भी उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने बाहर से आके हमारे देश पे कब्जा किया, अगर उसको याद करने के लिए आप जो है मानचित्र का या मैप का यूज तो बहुत आसान पड़ेगा। क्योंकि आपने मान लीजिए मुझे देखना है कि किस तरह से जो है मुगल कहाँ से आए और किस तरह से उन्होंने जो है भारत पे कब्जा किया। तो किसी ऐसा थोड़ी हुआ कि मुगल आए और एक दिन में उन्होंने पूरा जो है अपना इलाका कब्जा कर लिया, नहीं, वो आए किसी एक पार्टिकुलर रीजन में रहे और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जो है अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो अगर इन सब चीजों को भी याद करने के लिए आप मैप का यूज करें तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप मैप पे शो कर देंगे कि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी का इन्वेजन हुआ, किस तरह से हुआ वो शो कर लीजिए, या फिर जो है आप शो कर लीजिए कि आपको टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए, जैसे इंडो अफगान वॉर हुआ है, फिर आपको जो है बहुत सारा ऐसा जो है अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है आपका। तो ये सारी चीजें जो आप मैप पे कर सकते हो, मैप के मदद से याद रख सकते हो आसानी से, वो आप जो है इंक्लूड करो आपकी पढ़ाई में, तो आपको याद भी रहेगा। और खासकर जब प्रीलिम्स के समय ऐसा होता है कि रिवीजन करने के लिए टाइम जो है बहुत कम होता है। प्रीलिम्स के समय हर एस्पिरेंट्स को ये चीज बात सामने आती है कि उनको रिवाइज करने का टाइम बहुत कम होता है और रिवाइज बहुत ज्यादा चीजें करनी होती है। तो उस समय अगर आप मानचित्र के आधारित आपने पढ़ाई की है अपनी और मानचित्र के आधारित जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स काफी काम के होते हैं आपके। उस समय क्या होता है, क्विक रिवीजन का टाइम होता है, और अगर आपने मैप वर्क किया है तो वो मैप जो है आपके क्विक रिवीजन को जो है और ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा। मीन्स कम टाइम में आपको एक पूरी जानकारी हो जाएगी कि अच्छा हमारे यहाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मेरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर न्यूज में जो है जो इम्पोर्टेंट जो है बर्ड सेंचुरीज हो या प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में रहे, अगर आप उसको मैप पे पढ़ेंगे तो साल भर का जितना प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज में रहा
वो आप मुश्किल से आधे घंटे में मैप के थ्रू रिवाइज कर पाएंगे कि ये प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज में रहा, इसका इंडिजिनस स्पीसीज ये है और ये इस चीज के लिए जाना जाता है, या पार्टिकुलर इस स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मैप को अगर इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही पेपर 2, और यहाँ तक कि भी आपका जो है बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नीतू तो पूछ लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि विगत वर्षों में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में मानचित्र आधारित प्रश्नों का क्या महत्व रहा है। मींस द वेटेज ऑफ द मैप बेस्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मतलब कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ जो डायग्राम है वो आपको बता रहा है कि 2014 में जो है आपको 6 क्वेश्चन या 6 प्रश्न पूछे गए थे आपको मैप बेस्ड। उसी तरह 2015 में 5 और 2016 में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। 2017 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 5 और 2019 में फिर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मींस अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका पॉइंट मार्क्स से 0.25 मार्क्स से नहीं होता, या फिर वो एक नंबर से छूट जाता है। लेकिन अगर आप मैप बेस्ड की बात करें तो इजीली आपका जो है आप 10 से 12 नंबर तक जो है, अगर आपका मैप अच्छा है तो आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर में 10 to 12 या 13 पॉइंट्स जो है आप इजीली ऐड कर पाएंगे। मींस जो है अगर आपने जो है मान लीजिए आपका 90 ही गया, आपने 40 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से कर लिए, 40-45 क्वेश्चन, उसके बाद आपको जो है स्टैटिक क्वेश्चन या करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, वही मैप बेस्ड 5-6 क्वेश्चन आपके पास है जिसकी प्रिपरेशन आपके पास बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत है कि आपके ये 10 या 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको प्रीलिम्स में भी एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा अगर आप जो है अपने मैप वर्क को बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो और इस साल अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मैप बेस्ड थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। जैसे एक क्वेश्चन था कि कावेरी बेसिन में कौन कौन से आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिचुएशन सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच पार्ट। तरह से एक दो और क्वेश्चन थे, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसके बारे में पूछा गया था ये किस एरिया में, किन किन एरियाज में पाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में जहां आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छी पकड़ है मैप पे तो आप जो है इजिली 10 से 12 नंबर जो है आपके सिक्योर्ड है एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि इस पे मैप बेस्ड क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपने लिख दिया अगर आप करेक्ट हो मैप पे तो आपको बिल्कुल सही होगा। जैसे कि यूपीएससी की आदत है कि वो मोर देन 50% क्वेश्चन इसमें ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। मींस एक ऑप्शन पे आप क्लियर होते हैं लेकिन 2 ऑप्शन आप क्लियर होते हैं लेकिन 2 और ऑप्शंस या एक ऑप्शन पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और 2 ऐसे और ऑप्शन होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है। बट मैप वाली चीजों में इस तरह के कंफ्यूजन आप कभी फेस नहीं कीजिएगा। आपने अगर उस एरिया का मैप कर रखा है तो आप क्लियरली जो है अपना अपना आंसर देंगे, और वो आंसर जो है फिर आपका 100% आप श्योरिटी होगी आपकी कि ये तो मेरा सही है। तो हर ईयर जो है 10 से 12 नंबर जो है आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अपने मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत या महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मतलब क्या क्या जो है आपका इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है, या कौन 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 से ऐसे बुक्स हैं जिसपे आप डिपेंड हो सकते हो अपने मैप प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका मैप का वो एनसीईआरटी की बुक्स है।
आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। चाहे आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी उठा के पढ़े या किसी भी विषय की, तो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो या पर्यावरण हो या इन्वायरमेंट की बुक हो, ज्योग्राफी की बुक हो, आपकी हिस्ट्री की बुक हो, इवन आपकी जो है पॉलिटी की बुक्स में जो है बहुत सारा ऐसा जगह है जहां आपको क्लियरली एनसीईआरटी की बुक्स में मैप्स देखने को मिलेंगी। और वो मैप जो है आपके, वो ऐसी मैप है जिसपे आप जो है आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिखने वाले जो लोग हैं वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, और उनका जो डाटा दिया होता है वो डाटा सही होता है। तो आप, पहला जो सोर्स है आपका इम्पोर्टेंट, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़े, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें, चाहे आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, किसी एरिया का, इंडिया का वेजिटेशन टाइप पढ़ रहे हैं, इंडिया का इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट कोल माइन, कोल फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम बेल्ट्स की बात कर रहे हैं आप, उन सब जगहों पर जो है आपको मैप देखने को मिलेगा। चाहे आप कुछ भी पढ़िए, आपको जो है मैप देखने को मिलेगा ही। चाहे जो है मैप पे आपको जो है, चाहे आप कोयले की खदान पढ़िए, चाहे आप जो है आपको वहां पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं, इन सब टॉपिक से जो है आपको रिलेटेड जो है मैप्स जरूर मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक्स में। तो सबसे पहला जो है आपका इंपॉर्टेंट सोर्स जो मैप का है, जो आप यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैप्स आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आपका समाचार पत्र या न्यूज़पेपर। चाहे आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं तो द हिंदू और एक्सप्रेस, और आप हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनसत्ता हो या दैनिक जागरण, इन अखबारों में अगर किसी एक जगह का मानचित्र दिया हुआ है तो वो मानचित्र भी आप जो है सीधे सीधे अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जो ऐसी चीजें होती है जो एक पूरे पॉपुलेशन के लिए रिलीज होती है, वो काफी सर्च और रिसर्च करने के बाद जो है, काफी शोध के बाद, और डाटा जो है बिल्कुल सही होता है, तभी वो अखबारों में पब्लिश होती है। तो आप अखबारों में दिए हुए मानचित्र को भी जो है आप, वो जो है आप अपने स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं मैप प्रिपरेशन के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरी चीज है वो है आपका एटलस। उसमें भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और अगर बात करें आपके लिए कौन से एटलस इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अच्छा आपके लिए एटलस है ओरिएंट ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस। ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है, उसका स्कूल एटलस आता है। या तो वो, या फिर आपको अगर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का स्टूडेंट एटलस मिल जाए तो वो। आपको याद रखनी है कि आपको जो है जब भी आप एटलस खरीदे तो आपको स्टूडेंट एटलस या स्कूल एटलस खरीदना है। क्योंकि ये एटलस ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और ज्यादा इलेबोरेटिव होते हैं। ये जनरल एटलस उतने इलेबोरेटिव नहीं होते किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए, बट जो है स्कूल एटलस या स्टूडेंट एटलस जो है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियरली दिख जाएंगी। तो आपको जो है, अगर आपको मैप पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बुक, या फिर आपका न्यूज़पेपर या समाचार पत्र, या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान इसका स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इन चीजों को आप अपने पास जरूर रखें। तो एनसीईआरटी की बुक्स तो सबके पास होती है, समाचार पत्र भी आपको रोज मिलते हैं, लेकिन आप जो ये दोनों एटलस है इसमें से किसी एक एटलस को, और अगर मेरा आप पक्ष जाने तो ओरिएंट ब्लैक स्वान का जो स्कूल एटलस है उसको जरूर खरीद ले, या उसको जो है अगर अभी अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मार्केट में तो आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर लें। क्योंकि ये जो है आपके, अभी मैं मैप क्लास लूंगी आगे भी, तो ये चीजें बहुत, ये जो ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस है इसको मैं सीधे सीधे रेफर करूंगी मैप के लिए। या आप अगर मेरे साथ मैप कोर्स कर रहे हैं और ये एटलस आपके सामने होगा तो आपको ज्यादा आसानी से जो है मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप तुरंत जो है अपने सामने एटलस खोल के उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी बुक्स, न्यूज़पेपर्स और ये एटलस जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। यहाँ तक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।
कुछ दिक्कत हो नीतू तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अगर सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नीतू आप जो है वो इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं क्या यूपीएससी के लिए? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चित्र को जो है हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के साथ कैसे जोड़ें? हाउ कैन वी अटैच आवर जीएस पेपर विद द मैप so that we can cover it easily with the help of the map? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने जीएस पेपर 1 से। तो जीएस पेपर में 3 सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट एंड कल्चर है आपका, हिस्ट्री है, और जो है आपका ज्योग्राफी जो है, ये तीनों आपके जीएस पेपर 1 के पार्ट है। आपका कला एवं संस्कृति है, इतिहास है आपका भारत और विश्व का, और साथ में जो है आपका भूगोल जो है ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का हिस्सा है। ठीक है, तो इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी, जब भी अगर हम आप कला और संस्कृति की बात करें तो एनसीईआरटी आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ आपको मैप दी गई हैं, चाहे वो एक किसी पार्टिकुलर तरह की कला हो या जो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आपका जो एरिया जो है, कौन कौन से एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं, उसमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो है पोत रहा है या इम्पोर्टेंट कोई शहर रहा है, या फिर वैसे कौन कौन से जगह है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो आपको हर जगह जो है मैप या मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, जहां जो है मैप के या मानचित्र के आधार पे आपको दर्शाने की कोशिश की गई सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन कौन से क्षेत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है। उसी तरह जो है आप देखेंगे तो आप बहुत जगह जो है कहीं आपको बर्तन जो है, कहीं कॉपर के सिक्के मिले हैं, कहीं सोने के सिक्के मिले हैं, कहीं जो है आपको विशेष तरह की गुफाएं मिली हैं, या फिर जो है अगर आप पर्टिकुलर जैसे आप बौद्ध धर्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, तो कौन इम्पोर्टेंट जो है प्लेसेस हैं जो बुद्धिज्म से जुड़े हैं, कौन इम्पोर्टेंट जगह हैं जो आपकी बुद्धिज्म या जैनिज्म से जुड़ी है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है आर्यन आए और उन्होंने अपना आर्यन के समय कौन कौन से जो है भारत के क्षेत्र थे वो आर्यन के द्वारा चलाए जा रहे थे या आर्यन शासक थे उस पे। तो इन सब तरह की चीजें जब भी आप कला व संस्कृति देखेंगे, या कोई जो है बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जिसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइप की आर्किटेक्चरी आपको कलाकारी मिलेगी देखने के लिए, चाहे वो देखे कि इंडो मुगल आर्किटेक्चर है, या फिर इस तरह की बात करें कि हम आपको कोई विशेष तरह की जैसे टेराकोटा कला है, या फिर जो है आपको पॉटरी में, इस तरह की चीजें जब आप पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिए वहां जो मैप है आपका दिया हुआ उस मैप का आप यूज कीजिए, और अगर नहीं दिया है और आप उसको मैप पे खुद से जो है मैप पे इंडिकेट करके अगर याद रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए वहां मैप इंक्लूड करने। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉइन्स या सिक्कों की बात की, तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ की जो है सिक्के मिले हैं, तो अगर आप उसको मैप से याद रख इन जगहों के मिले हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा। बहुत ऐसे जहाँ जो है आपको पॉटरी मेकिंग या
का जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ यहाँ जो है टेराकोटा आर्ट हुआ करता था या पॉटरी मेकिंग इन जगहों पे हुआ करती थी। तो अगर आप उसको मैप बेस्ड पे याद रखेंगे तो आपको आसानी से रिवीजन करने के समय आप एक बार मैप उल्टा के देखेंगे, अच्छा ये मेरा जो है कला और संस्कृति का मैप है, इसमें जो है प्रमुख बौद्धिक बौद्धिक या जो है ऐसे स्थान मैंने आए हैं या दर्शाए हैं जिसमें जो है जो बुद्ध से या बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो आपको आसानी से याद रहेगा, आप एक बार पलट के देख लेंगे आपको क्लियरली याद रहेगा। ठीक है, वहीं हम फिर विश्व की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, जो आपकी क्रांति हुई है, वो क्रांतियों का जो है वो आपको आसानी से याद रहेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ हुए, कब कब हुए, या फिर आपका जो है जो वर्ल्ड वार हुए, जो विश्व युद्ध हुए, उनमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध में क्या कौन कौन से देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए। तो इन चीजों का अगर आप इन चीजों को पढ़ने के लिए अगर आप अपने मैप को इंक्लूड करते हैं या मानचित्र अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इन चीजों को याद रखने में। ठीक है, भूगोल का तो मैंने आपको बताया, भूगोल का ज्यादा से ज्यादा भाग जो है वो आपका मानचित्र है। अगर हम खासकर इंडिया की बात करें, क्योंकि आपका भूगोल में क्या है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा, जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी के अलावा जो है अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का आपका जो है भारत की भूगोल का जो है भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ा भाग है। अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति की बात को यहाँ के पहाड़ याद करने हो, पठार याद करने हो, महत्वपूर्ण दर्रे, महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण नदियां, नदियों की सहायक नदियां, महत्वपूर्ण जो है कोयले की खदानें हो, महत्वपूर्ण है आपको बंदरगाहों को याद रखना हो, इन सब में जो है या फिर कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से राज्य में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इंडिया में कितने तरह के वन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सारे वन किन किन राज्यों में फैले हैं, इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो आपको वहां मैप होता है। और अगर आप उस मैप पर याद करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने जो है एक मैप बनाया जिसमें मैंने महत्वपूर्ण जो है झीलें दिखाई, तो उसमें जो है मैं हमारे यहाँ जो है सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, जो झील है उस पे हम लिख देंगे कि ये जो हमारा झील है सबसे ताजे पानी की झील है। वहीं पे जो है खारे पानी की झील कौन सी है हमारे यहाँ, फिर यहाँ जो है हमारे यहाँ वैसी कौन सी झील है जो किसी एक विशेष प्रकार की कोई झील है जैसे है, या फिर जो है अगर आप याद कर रहे हैं राज्य या उनके जो है राजधानी के नाम, या फिर अगर आप याद कर रहे हैं कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं भारत में जो कि समुद्री तट से जुड़े हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका बॉर्डर जो है या जिनकी सीमा जो है वो सी कोस्ट के अलॉन्ग है। तो अगर आप उसको मैप से याद करें तो आपको क्लियरली पता होगा कि ये स्टेट्स हैं जो कि सी से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर आपको पता अगर पूछे कि कितने वैसे राज्य हैं जो किसी भी तरह की पानी से सीमा साझा नहीं करते, तो वो जो है फिर जो है आपका वो स्टेट भी जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच पार करती है, तो वो कौन कौन से राज्य है जिन राज्यों से होके आपकी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से होके गुजरती है, तो वो आप क्लियरली मैप पे याद रख सकते हैं। गंगा नदी किन किन राज्यों से होके बहती है, आपकी नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है। उसी तरह आपको अगर राजस्थान इलाका है आपका जो है पहाड़ी इलाका कौन सा है, मैदानी इलाका कौन सा है, प्लेन एरिया, माउंटेन एरियाज कौन कौन से हैं, या फिर जो है आपका डिजर्ट एरिया कौन कौन सा है, आपके कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं, इन सब के लिए जो है आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, उसके अलावा जब अगर आप एटलस खरीदेंगे तो उस एटलस में भी आपको ये क्लियरली शो किया हुआ है। और अब अगर आप इंडिया का जब बात करें या फिर ज्योग्राफी पेपर की बात करें तो आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उन दोनों ही जो है आपको मानचित्र या मैप का बहुत ज्यादा यूज होने वाला। पर्यावरण का मैंने आपको बताया,
अंतरराष्ट्रीय संबंध भी मैंने बताया कि किस तरह से आप जो है दर्शा सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध को। उसी तरह अगर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें, तो हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपके बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप मानचित्र की मदद से पढ़ सकते हैं। जैसे कि बात करें कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो है आपको परमाणु जो है वो ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, यानी कि आपको जो है वहां पावर प्लांट्स जो है या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स जो है प्लांट्स लगे हैं, थोरियम प्लांट्स लगे हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किन किन एरियाज में लगे हैं। उसी तरह जो है वैसे कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो है टाइडल एनर्जी आप जो है ज्वार भाटीय ऊर्जा का आप जो है संचय किन किन क्षेत्रों से कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप आसानी से जो है मैप की मदद से याद रख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। तो वैसे कौन कौन से राज्य है जहां आर्सेनिक पॉइजनिंग या आर्सेनिक जहर विष जो है आर्सेनिक की वजह से, तो अगर आप इसको मैप पे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा कि भारत के ये क्षेत्र है जो आर्सेनिक से बहुत ज्यादा, आर्सेनिक जहर की वजह से जो है बहुत ज्यादा परेशान है। या फिर जो है अगर आपको जो है देखना हो कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां जो है टीबी का विस्तार जो है, ट्यूबरकुलोसिस का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो वो भी आप जो है मैप की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप जो है मानचित्र को अगर जोड़ ले तो आपको बहुत जो है आसान रहेगा याद करने में। उसी तरह अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आप विशेष राज्य हैं जिनको हमेशा जो है अर्थव्यवस्था से जो है सरकार से मदद चाहिए होती है, खासकर जो है आपकी मदद। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मौद्रिक सहायता अधिक चाहिए, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो है आपका राजस्व जो है किस तरह का आ रहा है, या फिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई नई स्कीम अगर गवर्नमेंट की आई है तो लागू हो रही है या नहीं हो रही। तो आप जो है इसमें भी जो है आप जोड़ सकते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में जहाँ प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र है जो द्वितीय क्रियाएं या तृतीय क्रियाएं, मतलब कौन कौन से ऐसे एरिया जो प्राइमरी सेक्टर ज्यादा जहाँ है, जहाँ लोग ज्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो इन चीजों को भी आप जो है आराम से याद रख सकते हैं मैप के मदद से। उसी तरह अगर हम बात करें मिसलेनियस में, तो मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ा कि कोई ऐसी टॉपिक पढ़ी कि इस तरह से जो है इंडिया में पॉपुलेशन राइज हो रहा है, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है इंडिया में जहाँ मैटरनिटी डेथ रेट ज्यादा है, या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो है आपको साल भर में कोई प्रजाति, नई प्रजाति खोज ली गई है, कौन कौन सी जगह है जहाँ साल भर में जो विवादों में रही है, कौन कौन से ऐसे प्लेस है जो साल भर में जो है जहाँ जो खबर नहीं है। उन क्षेत्रों को अगर आप मैप की मदद से पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो है अभी बिहार में अभी जो समय चल रहा है कोरोना वायरस, उसमें जो है 70-72 देश है जिन्होंने अपना चुनाव टाल दिया। पड़ता है पता है भारत में खासकर बिहार में जो है चुनाव अभी होने वाले हैं, तो बिहार आपका जो है अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो आप अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं कि बिहार जो है खबरों में बहुत ज्यादा है, तो आप, या फिर बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो आपको पता है कि बिहार अभी खबर में है, राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, तो आप क्या करें, अगर आपको प्रीलिम्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप जो है बिहार को उठा ले, और बिहार में जो भी चीजें हैं, चाहे वो आरक्षित क्षेत्र हो, कोई धार्मिक स्थल हो, या फिर कोई ऐसा स्थल है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उन स्थलों का आप अध्ययन कर लीजिए। तो आपको क्या होगा कि अगर जो है इन स्थलों से संबंधित कोई प्रश्न आएंगे अगले साल प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। आप जैसे ही वो प्रश्न देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मानचित्र जो है
आपके माइंड में घूमने लगेगा कि अच्छा हाँ बिहार का ये मानचित्र है, यहाँ यहाँ ये आरक्षित क्षेत्र है, या ये महत्वपूर्ण नदियां जो है बिहार से होके बहती हैं। आपको जो है इस तरह के प्रश्नों को करने में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से जो है इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है नीतू? पूछना है आपको? ठीक है नीतू, इंग्लिश में प्रिपेयर कर रही है क्या यूपीएससी के लिए? ओके, तो हिंदी तो आपको समझ में आती ही होगी। आज मैंने जो है केवल हिंदी में पीपीटी बनाई है, बट अगर आप की तरह से कोई और एस्पिरेंट है तो मैं नेक्स्ट जो क्लास, तो हमारा क्लासेस है जिसमें मैं मैप्स के बारे में आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास होंगी तो मैं उस पीपीटी में मैं इंग्लिश वाले भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो, ठीक है, तो जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने टाइमिंग भी ऐसे रखी है कि कोई मॉर्निंग का बच्चा है या कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो सुबह में एंगेज होते हैं, जिनकी क्लासेस होती है, वो आराम से 12 to 2 o'clock जो है आराम से अपनी क्लासेस कर सके, तो मैं इंक्लूड कर लूंगी। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सिविल से मानचित्र आधारित कैसे मीन्स what kind of questions can be asked in the UPSC prelims examination based on the maps। में अगर बात करें आप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको जो है दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मैप्स से। पहला जो टाइप है वो है एस्थेटिक प्रकार के प्रश्न, मींस एस्थेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर आप ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में क्या है, रिवर्स है आपके, जो आपके पीक्स हैं या आपके प्लेट्यूज हैं, आपके पासेज हैं, आपके लेक्स, ये बदलती नहीं है, ये सब स्थिर है, आपके स्टैटिक जो है का एक हिस्सा है। अगर हम स्थैतिक प्रश्नों की बात करें तो चाहे आपकी नदियां हो, पहाड़ हो, पठार हो, कोई महत्वपूर्ण दर्रे हो, महत्वपूर्ण झीलें हो, महत्वपूर्ण जो है आपके महत्वपूर्ण जो आपके दो तरह के महत्वपूर्ण सागर है, चाहे वो अरब सागर की बात करें या फिर हम जो है बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो ये चीजें स्थैतिक है, मतलब आपके ये जो है स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, आपके स्थिर का हिस्सा है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको जो है सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जिसमें है आपका असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो आपको बताना है कि आपको कि कौन कौन से है जिन राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो अगर आप इसने इसको मैप वर्क किया है, जैसे ये जो है आपका इंडिया का फिजिकल मैप है और जो है पार्टिकुलर जो है आप वैसे एरिया को शो कर रहा है जहां से ब्रह्मपुत्र होके गुजरती है। तो अगर आप इस मैप वर्क आपने ब्रह्मपुत्र रिवर का किया है तो आपको क्लियरली पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश और आसाम स्टेट से होके जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है। तो आपको क्लियरली पता है कि दो, इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 और असम की मात्र दो ऐसे स्टेट्स है जिन स्टेट से होके आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो मैप के आधार पे आप आराम से आपके 2 नंबर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिक्योर हो जाएंगे। जो दूसरा है
वो दूसरा है आपका करंट अफेयर्स के साथ समाहित प्रश्न, मीन्स क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स के साथ मिक्स्ड होते हैं, मैप क्वेश्चन विच आर बेस्ड मिक्स्ड विद द योर करंट अफेयर्स। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो है एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, मीन्स which of the following states doesn't share their boundary with the Persian Gulf? उसमें है आपका ईरान है, कतर है, जॉर्डन है और सीरिया है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे देश हैं जो पर्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ये आपका गल्फ रीजन का मैप है। तो आपकी जो है फारस की खाड़ी के साथ जो है 8 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। उसमें आपका बहरीन है, ईरान है, कतर, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। अगर आपने इस एरिया का मैप किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एरिया है गल्फ रीजन, ये एरिया हमेशा न्यूज में आपको रहता ही है और हर साल आप ऐसा देखेंगे कि इस एरिया से जो है क्वेश्चन यूपीएससी में या एक साल गैप करके प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो आपने अगर इस एरिया का मैप किया है तो क्लियरली पता होगा कि कौन से ऐसे जो है देश है जो फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और कौन जो नहीं करते। जैसे था, देखिए इसमें है ईरान है, तो हमें पता है, देखिए यहाँ ईरान है जो नीले कलर में है, आपको थोड़ा हल्का बैगनी कलर में है, वो शेयर करता है। इसी तरह बात करेंगे कतर, तो कतर की बात करें तो कतर आपका देखिए यहाँ बहरीन है और कतर है, तो कतर भी आपका सीमा साझा करता है। फिर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन देखिए आपका यहाँ ऊपर में है, इसराइल के बगल में है जॉर्डन, लेकिन देखिए ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और सीरिया है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे देश है अगर आपको देखना हो मैप की मदद से तो आप क्लियरली जो है देख सकते हैं। तो 8 देश, इन 8 देशों को छोड़ के और जितने भी देश के नाम है वो जो है फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो अगर आपने मैप पे काम किया है तो बहुत आसानी से जो है आप इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उसी तरह जो है देखिए ये जो है भारत का जो है आपको पॉलिटिकल मैप है, ये जो है इंडिया का आपको पॉलिटिकल मैप है, भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए नीतू, अगर आपको पता है तो कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी है अभी हमारे पास इंडिया में, अभी कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है, पता है आपको? ठीक है, वेरी गुड, आपको क्लियरली अच्छे से पता है 28 और 8। अच्छा, 9 से 8 कब हुआ? कौन से ऐसे दो जो है आपको यूनियन टेरिटरी है जिनको एक साथ कर दिया गया? जम्मू कश्मीर के डिवीजन के बाद हमारे पास 28 राज्य बचे, 28 स्टेट्स बचे, तो 9 यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को जो है जनवरी 2020 से ये दोनों जो है यूनियन टेरिटरी आपके एक ही हो गए। तो अब हमारे यहाँ जो है 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, ये आपको पता है कि कितने सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स से होके जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? बिल्कुल सही। तो आपने अगर मैप पे इन चीजों को कर रखा है तो आपको आसानी से जो है याद रहेगी। जैसे अगर हम फिजिकल मैप पढ़े इंडिया का, तो फिजिकल मैप में जैसे आपको पड़ोसी देश, ऐसे राज्य हैं हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ, जैसे कौन?
जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, या भूटान के साथ, या पाकिस्तान के साथ, या कौन से ऐसे जो है हमारे नाइबरिंग कंट्री थे जिसके साथ जो है लार्जेस्ट हम लोग जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। आपको पता है कि कौन सा ऐसा जो है कंट्री है हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हम लोग सबसे मैक्सिमम जो है अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, या कौन से ऐसा देश है पड़ोसी देश हमारा जिससे हम सबसे अपनी कम सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश ऐसा देश है, पड़ोसी देश हमारा, जिससे हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वो एक ऐसा देश है जिससे हम सबसे कम जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। जो है अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन कौन से ऐसे राज्य है, कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनका जो है वो समुद्र के साथ वो अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनका जो है लैंड और ओशन बाउंड्री है, वहां पे बॉर्डर है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है, तो वो भी जो है मैप के थ्रू हम याद कर सकते हैं। तो इन सब तरह की चीजें, जैसे आप अगर एक इंडिया के मैप की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो है अनगिनत चीजें हैं जो आप मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं। सॉरी। जैसे हम बात करें अगर इसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप चीजें हैं जो हम आराम से इसकी मदद से जान सकते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टू साउथ जो है राज्यों का अरेंजमेंट कैसा है, हमेशा अरेंज दीज प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एग्जामिनेशन में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर था कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको लखनऊ से जो है आपको कराईकल तक जाना है, तो उसके बाद आपको दे देगा कि अरेंज दिस प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम लखनऊ टू कराईकल। उसमें आपका पहला में भोपाल दे देगा, फिर आपको हैदराबाद दे देगा, फिर आपको रायपुर दे देगा। तो यू हैव टू अरेंज दोस प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कि कौन कौन से प्लेसेस टच करेंगे और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिसको आप लास्ट में टच करेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर आपको ईस्ट से जाना है तो कौन कौन सा प्लेस जो है आपको जो है बात करें, आपको जो है आपको है और आपने चलना शुरू किया गया से, तो गया से गांधीनगर के बीच में जो है कौन कौन से ऐसे जो है जगह है उनको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो इन सब तरह की चीजों के लिए भी जो है आप सीधे अगर मैप काम किया है आसानी से जो है जान सकते। ठीक है। उसी तरह अगर फर्स्ट जो है क्वेश्चन था सियाचिन की स्थिति क्या है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट, तो इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें था कि साइचिन के पूर्व में ईस्ट ऑफ साइचिन था, लेह के पूर्व में ईस्ट ऑफ लेह, फिर आपका था गिलगिट के उत्तर में नॉर्थ ऑफ गिलगिट, और नुब्रा घाटी के उत्तर में मींस नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसमें जो है अगर आपने मैप वर्क किया है तो ये आपका मैप पे आप देख सकते हैं मैंने 2 मैप बनाए हैं। एक आपका जो है ये आपका पॉलिटिकल मैप है पहला, और दूसरा जो है आपका फिजिकल मैप है। तो पॉलिटिकल मैप से आप ये देखने से पता चलेगा जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो अक्साई चीन के वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है। बात करें गिलगिट की, ठीक है, तो क्वेश्चन था कि गिलगिट के उत्तर में है, लेकिन आप जब देखेंगे तो देखिए गिलगिट जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, गिलगिट के दक्षिण में पड़ेगा। या फिर अगर बात करें हम कि लेह के पूर्व में, तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं क्लियरली कि जो आपका लेह है, लेह के उत्तर में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, लेह के पूर्व में नहीं है।
वहीं आप अगर राइट हैंड साइड मैप की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो नुब्रा है वो जो है आपके सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है नुब्रा घाटी के उत्तर में, ये आपका सही होगा। तो अगर आपने मैप वर्क किया होगा तो ये क्वेश्चन जो है, अगर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सीधे सीधे, तो दिक्कत नहीं होगी करने की। अगर पूछा जाए आपसे कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो किन किन राज्यों से होके, आपका जो हिमालय का जो रेंज है वो आपके किन किन राज्यों से होके गुजर रहा है, तो आपने मैप वर्क किया है तो आपको क्लियरली पता है कि आपको किन किन राज्यों से होके जो है आपको हिमालय की श्रेणियां गुजर रही हैं। तो इसी प्रकार के जो है स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गुड आफ्टरनून शिल्पी को। बहुत लेट क्लास ज्वाइन किया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नीतू, आपको किसी तरह की कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो आपके पास एटलस है नीतू? हाँ, तो किस पब्लिकेशन की है नीतू आपके पास एटलस? किस पब्लिकेशन की है? ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है, अच्छी बात है, ऑक्सफोर्ड की है। तो नीतू मुझे बताइए, अगर आपके पास एटलस खुला है ठीक है, तो मुझे कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जो है अपनी कोस्टल एरिया में, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किस स्टेट का है? वो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो लार्जेस्ट कोस्टल एरिया शेयर करता है, जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है? ठीक, तू बहुत अच्छी बात है, गुजरात है। और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है नीतू कि जो लैंडलॉक स्टेट है? इस वैसे वैसे स्टेट्स कौन से हैं जो सिर्फ बॉर्डर जो है इंडियन स्टेट से ही शेयर करते हैं, ना उनका वाटर बाउंड्री है, ना वो उनका जो है लैंडलॉक स्टेट्स कितने हैं?
ठीक है, हरियाणा, एमपी है, उत्तराखंड है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है? हाँ, और कुछ हो सकता है? वेरी गुड, तेलंगाना भी। ये इतने ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टेट्स है आपके। ये कि आपको ये चीज पता है कि कौन सी ऐसी रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है? 3 ऐसी रिवर्स हैं वर्ल्ड में, एक जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरी जो है इक्वेटर, और तीसरी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2-2 बार काटती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिवर 2 बार काटती है वो इंडिया में ही है। नहीं नहीं, तो तापी नहीं है, वो माही रिवर है। गुजरात का जब आप पार्टिकुलर फिजिकल मैप देखेंगे, वहां देखिए तापी, ये माही रिवर है, 2 बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को से होके गुजर रही है। तो इस तरह की चीजें जो है अच्छा, अगर तापी का आपने नाम लिया तो तापी क्यों इम्पोर्टेंट है रिवर? पता है आपको नीतू, जो तापी रिवर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तापी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी, नर्मदा तो है आपकी इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में। दो सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, वैसी नदियां जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, वो है आपकी तापी और नर्मदा। तो ये वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको रिवर को जो है या मैप को जो है अपनी प्रिपरेशन में जो है आपको ऐड करना है। जैसे अगर नेक्स्ट क्लास से जो है, आज तो हमारा ओरिएंटेशन, आज के में कोई बात नहीं नीतू, तो आज के क्लास में जो है मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ आपको, जो आप लोगों को करके आनी है। जो लाइव देख रहे हैं तो लाइव, और जो रिकॉर्डेड देखेंगे, प्लीज प्लीज मैथ क्लास की कोशिश कीजिए लाइव अटेंड करने का, क्योंकि लाइव में ही जो है आप इंटरेक्टिव ढंग से जो है चीजों को समझ सकते हैं। आप मुझसे अगर कुछ नहीं पता है तो पूछ सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, तो इस तरह से जो है चीजें आपको याद रहें। ठीक है, तो मुझे जहां तक पता था एडमिशंस काफी हुए हैं, बट ऑनलाइन आज नहीं है कोई, एक ही नीतू ही ऑनलाइन है और एक अभी शिल्पी ने ज्वाइन किया है, बट वो पता नहीं मेरी आवाज जा रही है उनके पास या नहीं। मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ आपको, जो आपको जो है करके आना है नेक्स्ट क्लास में हमारे। तो सबसे पहले जो है हम जो है इंडिया शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो आप लोगों का वर्क है, जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप लोगों को जो है इंडिया का पॉलिटिकल मैप अपनी तरफ से रीड करके आना है। ठीक है, कोशिश आप लोगों को करनी है इंडिया पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करने की।
क्यों? क्योंकि उसका यूज जो है करेक्ट नहीं बिल्कुल, बट रफ डायग्राम मीन्स आपको पूरी की पूरी एकदम हर कट और हर ये शो नहीं करना, बट एक ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करना है जो लगे देख के कि हाँ ये इंडिया है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है पॉलिटिकल मैप शुरू करूंगी इंडिया का। तो आप लोग जो है पॉलिटिकल मैप रीड करके आना इंडिया का, राजनीतिक मानचित्र ये पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से पड़ोसी देशों से कौन से राज्य जो है सीमा साझा कर रही है, कौन से आपके यूनियन है, कौन ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका कुछ हिस्सा जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। जैसे आपका पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी का आपका जो पार्ट है वो 3 राज्य में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो है आपका केरला। तो आपको ये सारी चीजें कितना कोस्टल एरिया है, कितने स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज है, कितने लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, इस तरह की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का वर्क है कि आप पॉलिटिकल मैप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया का मैप या एटलस को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आप जो है एक बार एटलस रीड करके आइएगा कि किस किस तरह की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चीजें हैं, किस तरह का पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारा। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेटेड मैप, क्योंकि अभी लास्ट जो है एडिशन जो है लास्ट ईयर ही हुआ है कि जम्मू कश्मीर बटा है, और उसके बाद जो है आपका अगर आपका ओल्ड एटलस है तो कोई बात नहीं, आप उसी में अपडेट कर लीजिएगा। और दूसरा आप लोगों को मैप बनाने की कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि आपका जीएस पेपर 1 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम आने वाला है उसका। ठीक है, अब आज के क्लास से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की 23 है, टाइमिंग सेम रहेगी 12 to 2, और उस दिन से जो है हम लोग मैप का जो कोर्स है हमारा वो शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल मैप जो है मैं शुरू करूंगी। ठीक है, तो कैसा रहा नीतू आपका फर्स्ट क्लास? ओके, तो आज के लिए बस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 23 को। ख्याल रखिए।